So guys, let's discuss section 31 of Bharatiya Nyaya Samhita. It says, firstly, it corresponds with section 93 of IPC, and it says communication made in good faith. No communication made in good faith is an offense. Illustration देख लेते हैं. A surgeon in good faith communicates to his patient that he cannot survive. The patient dies in the consequence of the shock. ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस. अगर डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम बच नहीं पाओगे और ये इस बात का शॉक लग गया पेशेंट को और वो मर जाता है, तो डॉक्टर साहब के ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगेंगे. सेक्शन 32 इट कॉरेस्पॉन्ड्स विद सेक्शन 94 ऑफ आईपीसी. इट सेज एक्ट विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स. ठीक है, इसके लिंक में एक अपने बेयर पर लिख लो लेटिन मैक्सिम इस सेक्शन के लिंक में. एक्टस में इनवाइटो फैक्टस नॉन एस्टमेंस एक्टस, यानी कि एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माई विल इज नॉट माई एक्ट. अगर मैंने कोई एक्ट ऐसा कर दिया जो मेरी इच्छा के विरुद्ध है, जो मैं नहीं करना चाहता था, वो मेरा एक्ट नहीं है. सिंपल एज दैट. तो क्या कहते हैं कि एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ. नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एनी पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट्स. कहते कि मर्डर और उस ऑफेंस को छोड़ के जो स्टेट के अगेंस्ट है, जिसमें पनिशमेंट डेथ तक की है, ये दो ऑफेंसेस को छोड़ के कोई भी ऑफेंस अगर आपने किया है जो आपको मजबूर किया गया था धमकियां दे दे के, विच एट द टाइम ऑफ डूइंग इट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट इंस्टेंट डेथ टू दैट पर्सन विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस. यानी कि आपको इस तरह की धमकियां थी कि अगर आपने वो वाला एक्ट ना किया जो कहा जा रहा है, जो क्राइम करने को कहा जा रहा है, अगर ना किया तो इंस्टेंटली आपको मार दिया जाएगा. तो वो वाला किया हुआ एक्ट आपके द्वारा दैट इज नॉट एन ऑफेंस. हाँ, एक्सेप्शन क्या है, मर्डर नहीं आप कर सकते और ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट पनिशेबल विद डेथ नहीं आप कर सकते. यानी कि अगर आपको कोई कहता है कि तेरे को मैं मार दूंगा, तू उसको मार दे, मर्डर कर दे उसका, नहीं तो मैं तेरे को अभी गोली मार दूंगा, तो आप उस टाइम पे गोली खा लो. लॉ कह रहा है गोली खा लो, लेकिन अब उसको मार नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने मारा तो इस सेक्शन की डिफेंस नहीं मिलेगी, बिकॉज इट इज एक्सप्रेसली मेंशन्ड. ये बहुत क्लियर वे में आपको समझा रहा हूं मैं बात, टू द पॉइंट हिट करके, कि एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट. ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट को क्यों इसमें लाया गया, इसके पीछे क्या लेजिस्लेटिव ऑब्जेक्ट है? वो ये है कि हमारी ना हर सिटीजन की स्टेट टुवर्ड्स, यानी कि हमारे कंट्री टुवर्ड्स ऐसी एक एलिजियंस है, एक लॉयल्टी है कि हम खुद मर जाएं चाहे, लेकिन हम अपने देश के साथ कुछ ऐसी गद्दारी नहीं कर सकते. ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट वाले चैप्टर में कौन से सेक्शन है, देखो एनालाइज करो कि जिसमें सजाए मौत दी जाती है. वेजिंग वार अगेंस्ट द स्टेट, तो वो देखो कितना बड़ा अपने आप में ऑफेंस है, और दैट इज इन रिगार्ड टू बीइंग totally against nationality of the nation, being totally disloyal to the country. ऐसे ऑफेंसेस जो उसमें मेंशन है ना उस चैप्टर में, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट में, उन्हीं में सजाए मौत रखी गई है. और इसी वजह से एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस ऑफ द स्टेट अगेंस्ट स्टेट पनिशेबल विद डेथ, ये दोनों एग्जेम्प्टेड हैं. इन दोनों ऑफेंसेस में नहीं मिलेगी ये वाली जनरल एक्सेप्शन, आपको जनरल डिफेंस नहीं मिलेगी. ठीक है, तो आगे प्रोवाइजो पढ़ लेते हैं. प्रोवाइडेड दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट डिड नॉट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड. अकॉर्ड क्या मीनिंग है? अपनी एग्रीमेंट से, अपनी ही मिली भगत से, अपनी उनसे मिली भगत से, डिड नॉट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड और फ्रॉम द रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ हार्म टू हिमसेल्फ शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ. तो कह रहे हैं कि ये सेक्शन की डिफेंस तब भी नहीं मिलेगी जब वो अपनी मर्जी से किया, ऐसी सिचुएशन में फंसा है जिससे उसको ये वाली सिचुएशन फर्दर सामना करनी पड़ रही है, या फिर वो उसको ये डिफेंस तब नहीं मिलेगी जब उसके अगेंस्ट जो धमकी है वो दैट इज शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ. यानी कि अगर कोई कह रहा है आपको कि तेरे को मैं परसों मार दूंगा, तू ये वाला क्राइम कर, तो नहीं आपको ये डिफेंस मिलेगी. अब क्यों ऐसा क्यों है कि इंस्टेंटली मारेगा तो ही डिफेंस मिलेगी, अगर कह रहा है कि परसों मारूंगा तो नहीं मिलेगी? इसके पीछे लेजिस्लेटिव पर ऑब्जेक्ट क्या है, इंटेंट क्या है लेजिस्लेटिव, हमने वो समझनी है साथ साथ. ठीक है कि नहीं? क्योंकि जड़ को पकड़ना कानून की. शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ इसलिए लिखा है क्योंकि अगर उसने आपको परसों कहा था कि परसों तेरे को मैं मारूंगा, तू ये वाला क्राइम कमिट कर दे, तो ये डिफेंस इसलिए नहीं मिलेगी बिकॉज लॉ सेज देयर वाज अ टाइम फॉर यू टू हैव रिकोर्स टू द पब्लिक अथॉरिटीज. तो आप पुलिस की हेल्प ले सकते थे इस चीज को टेम करने के लिए, आपके पास सफिशिएंट टाइम था. इंस्टेंट डेथ में ही डिफेंस मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी इस वजह से. ठीक है, तो लॉ में एक एक लाइन के पीछे एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आपने पढ़ना है, पकड़ के
उसको अपने अंदर बसाना है, तो आप कभी भी पेपर में गलती नहीं करोगे, ठीक है? तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे को हर लॉ का पीछे का ऑब्जेक्टिव पता है क्या है। व्हाट इज द लेजिस्लेटिव इंटेंट बिहाइंड फ्रेमिंग अ पर्टिकुलर लॉ, मुझे क्यों पता है? बिकॉज आई एम परसुइंग पीएचडी, ठीक है? पीएचडी क्या है? डॉक्टर ऑफ फिलोसफी ऑफ लॉ, ठीक है कि नहीं? जो लॉ की फिलोसफी को जानता है, जो जड़ को पकड़ता है कानून की, और वो पकड़ना बहुत जरूरी है। कल को आप अगर जज बनते हो तो आपको कोई भी फैसला करना है या कोई भी कानून को पढ़ना है या इंटरप्रेट करना है, उसकी जड़ें पता होंगी, उसकी फाउंडेशन पता होगी, तो ही आप उसको प्रैक्टिकल कल, क्योंकि लिटिगेशन और जुडिशरी में इन प्रैक्टिकल ही हमने काम करना होता है ना। तो उस फैसले को देना या किसी क्रिमिनल मैटर की फाइनल आर्ग्यूमेंट करना, उस चीज को हम अच्छी लीगल सर्विस तभी प्रोवाइड करते हैं अब एक सिटीजन को, जब हम कानून की अंदर तक जड़ को पकड़ के समझते हैं, ठीक है कि नहीं? हमें सिर्फ पेपर क्लियर करने तक ही मतलब नहीं रखना चाहिए, बट बल्कि वो बात है ना थ्री इडियट्स की, कि यू हैव टू परसू द एक्सीलेंस, देन द सक्सेस वुड कम। तो बस उसी तरीके से चलो। और वैसे भी अगर आप फिलोसफी या लॉ की ऐसे अंदर तक ऑब्जेक्ट जहाँ जरूरी है, हर बात पे मैं नहीं बताता लेजिस्लेटिव ऑब्जेक्ट, जहाँ जहाँ जरूरी है, जिस जिस लेजिस्लेटिव ऑब्जेक्ट से आपके मार्क्स बढ़ेंगे, बस मैं वही चीजें बताता हूँ। ये जो प्लेलिस्ट है आपके मार्क्स बढ़ाने के लिए बस, ठीक है? चलो एक्सप्लेनेशन वन पढ़ लेते हैं। A person who on his own accord or by reason of threat of being beaten joins a gang of dacoits, knowing their character is not entitled to the benefit of this exception। ठीक है? जो बंदा खुद ही ऐसी सिचुएशन में फंस गया है जहाँ पे गैंग ऑफ डकैट्स हैं, ये हैं वो हैं, जहाँ तो उनका करेक्टर ऐसा था, तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि उसको इस जनरल डिफेंस का फायदा नहीं मिलेगा। एक्सप्लेनेशन दो पढ़ देते हैं। ये एग्जाम्पल से समझ लो, ज्यादा इजी है, ठीक है? वैसे भी इजी है, समझा देता हूँ एग्जाम्पल से। एक कारीगर जो, उससे कंपेल किया जा रहा है कि अपने औजार उठा के ये दरवाजे को तोड़ दे ताकि डकैत डकैती कर सकें, ठीक है? और उनको, और उस कारीगर के ऊपर इंस्टेंट डेथ की धमकी है, तो ही विल बी एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन, ठीक है? सेक्शन 33 पे आ जाओ, ये कॉरेस्पॉन्ड करता है 95 सेक्शन से आईपीसी के। इसके साथ अब लिख लो फिर से लेटिन मैक्सिम, दे मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स। अक्सर पूछी जाती है, अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं, ठीक है? अब आपने ये वीडियो देख लिया, आप ये गलती नहीं करोगे तो इवेंचुअली कंपटीशन में आपको कटिंग एज मिलेगा, और जिसको कटिंग एज जो ले जाता है वो क्लियर कर जाता है। De minimis non curat lex, it says law doesn't take account of trifles act causing slight harm। मतलब अगर 1 रुपए की मेरे चोरी चोरी होगी तो उसका केस नहीं जज एंटरटेन करेगा, ठीक है ना? या फिर अगर मतलब ऐसे छोटे छोटे किसी भी तरह का बहुत ही माइनर सा ऑफेंस है जिसकी मतलब सेवेरिटी है ही ना के बराबर, जिससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? तो ये चीज है। अब आगे शुरू होता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस का कंसेप्ट, सेक्शन 34। थिंग्स डन इन राइट टू प्राइवेट डिफेंस, कुछ भी ऑफेंस नहीं है जब हमने राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया। अब हम हर केस में राइट टू प्राइवेट डिफेंस घुसा दें फिर नहीं, इसके कुछ दायरे हैं, कहाँ से स्टार्ट होना है, कहाँ तक जाना है और कहाँ पर खत्म होना है, ये हमने अभी डिस्कस कर लेना है। सेक्शन 35 कॉरेस्पॉन्डिंग विद सेक्शन 97 ऑफ आईपीसी, राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। बड़ी सिंपल सी बात करता है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस है दो चीजों का है, किस किस का? बॉडी का और प्रॉपर्टी का। एवरी पर्सन हैज अ राइट टू डिफेंड, किसको डिफेंड कर सकता है? हिज ओन बॉडी, अपनी बॉडी को डिफेंड कर सकते हैं। बॉडी ऑफ अनदर पर्सन, आपका कोई रिश्तेदार है जिसकी बॉडी को खतरा है, या कोई भी है एबीसीडी पर्सन, उसके बॉडी को आप डिफेंड कर सकते हो अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। कौन से ऑफेंसेस हैं ये? मार्कुटाई, ग्रीवियस हर्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर, अननेचुरल ऑफेंस, रेप, ठीक है? तो ये सारे उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी वाले चैप्टर के। दूसरा बी पॉइंट, प्रॉपर्टी वाले केस, किन केसेस में हम आरटीपीडी का यूज कर सकते हैं? आरटीपीडी मतलब राइट टू प्राइवेट डिफेंस, ठीक है? तो वेदर इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, चल या अचल संपत्ति, दोनों के अगेंस्ट हम कर सकते हैं, ऑफ हिमसेल्फ और ऑफ एनी अदर पर्सन, ठीक है कि नहीं? मैं अपनी चीजों का भी, मेरी कोई बुक है, बड़ी खास बुक है ये, मेरे को लगती है, सपोज करो, तो मैं नहीं चाहता इसको कुछ हो जाए, अगर इसको कोई फाड़ने आ रहा है तो मैं आरटीपीडी का इस्तेमाल कर सकता हूँ। या फिर आपके पास कोई हीरा है, उसको कोई छेड़ रहा है, कोई चोरी करने लगा है, चोरी करने लगा या लगा वो मतलब कुछ भी तरह का हार्म करने लगा, चोरी भी वैसे आरटीपीडी का ही पार्ट है,
तो मैं आरटीपीडी एक्सरसाइज कर सकता हूँ आपकी सेफ्टी के लिए भी, ताकि वो चोरी ना कर ले और मैं आपको दे दूं आपका हीरा, ठीक है। जनरल सी हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तो आरटीपीडी अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एक तो हिमसेल्फ और अदर पर्संस, और ऑफेंस फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, ठीक है। इन 4 ऑफेंसेस के साथ डील करेगा। थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास। ये एक क्वेश्चन बहुत बारी आता है और आएगा भी फ्यूचर में, इसको रट लो। 4 चीजें, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास। 5वां जरूर याद रखना, एंड ऑल ऑफ देयर, यानी कि एंड देयर अटेम्प्ट, अटेम्प्ट टू थेफ्ट, अटेम्प्ट टू रॉबरी, अटेम्प्ट टू मिसचीफ, अटेम्प्ट टू क्रिमिनल ट्रेसपास, ठीक है। ये चीज है। और अगले सेक्शन पर आ जाओ। सेक्शन 36 आरटीपीडी अगेंस्ट एक्ट ऑफ एन पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एक्सेट्रा। कोई भी चीज ऑफेंस नहीं है। कब नहीं है ऑफेंस? जब हम यूज कर रहे हैं इसको अगेंस्ट कोई ऐसे बंदे के खिलाफ जो एक बच्चा है, या फिर जिसके पास मैच्योरिटी की कमी है, या फिर मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है ड्यू टू एज, ठीक है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, पागल पागल के खिलाफ, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन के खिलाफ। मतलब ये वो लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे वो कर क्या रहे हैं, ठीक है कि नहीं। और बाय रीजन ऑफ एनी मिसकंसेप्शन ऑन द पार्ट ऑफ दैट पर्सन, ठीक है कि नहीं। उसको लगा कि आप नहीं खड़े, कोई शेर खड़ा, उसने अटैक कर दिया, तो भी आप आरटीपीडी का इस्तेमाल कर सकते हो। वो पागल है, वो बच्चा, उसने नशा कर रखा है, आप कर सकते हो। बस ये चीज इतना ही आपका साहस बढ़ा रही है। एवरी पर्सन हैज द सेम राइट ऑफ आरटीपीडी अगेंस्ट द एक्ट व्हिच ही वुड हैव as if it were done, which he would have if the act were that offense, ठीक है। क्योंकि ये बंदों का अलग सेक्शन क्यों दिया गया, क्योंकि जब ये लोग काम कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द सर्कमस्टांसिस में इनका किया हुआ एक्ट ऑफेंस नहीं होता है, ठीक है ना। तो इन्होंने बस एक क्लैरिटी प्रोवाइड की है कि इनके खिलाफ भी आप यूज कर सकते हो। इलस्ट्रेशंस बड़ी इजी है, वो आप देख लेना, कॉरेस्पॉन्ड करता है सेक्शन 98 से। अब 99 पर आ जाओ। अब अपने वेयर पर लिख लो सेक्शन 37 के सामने एरो लगा के, रेस्ट्रिक्शंस ऑन राइट टू प्राइवेट डिफेंस, एक्ट्स अगेंस्ट व्हिच देयर इज नो आरटीपीडी, ठीक है। कौन से एक्ट्स हैं देख लेते हैं। पहला एक्ट, which does not reasonably cause the apprehension of death or grievous hurt, if done attempted to be done by a public servant acting in good faith under the color of his office। यानी कि कोई भी ऐसा एक्ट सरकारी कर्मचारी के द्वारा हो रहा है जिसमें ऐसा नहीं लग रहा कि वो जान से मार देगा, ऐसा नहीं लग रहा कि वो ग्रीवियस हर्ट कर देगा, तो और वो बंदा अपने एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में कर रहा है वो काम, और अच्छी नीयत के साथ कर रहा है, ठीक है कि नहीं। पुलिस वाला अगर किसी कोर्ट की डिक्री को एग्जीक्यूट करवाने आ भी गया है और ऐसा लग रहा है कि वो हमारी जान नहीं ले लेगा और ना ही हमारे हमारे साथ ग्रीवियस हर्ट करेगा, ऊपर से वो जो भी काम कर रहा है गुड फेथ में कर रहा है, अपनी एम्प्लॉयमेंट के दौरान कर रहा है, तो हमारे पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस कोई नहीं है और बनता भी नहीं, ठीक है कि नहीं, ऐसे सिचुएशन में। और दूसरे पॉइंट पर आ जाओ, क्योंकि वो गुड फेथ में कर रहा है, राइट। और गुड फेथ में किया हुआ काम वैसे ही गलत नहीं होता। तो गुड फेथ की अपने आप में ही डेफिनेशन और एम्बिट एक वाइड स्कोप रखता है। चलो पॉइंट बी पर आ जाओ, which does not reasonably cause the apprehension of death or grievous hurt, सेम वही बातें हैं और इनएबिलिटी टू बी डन। फर्क कहाँ पर है ए और बी में? फर्क कहाँ पर है कि डायरेक्शन वाले पॉइंट को 3-4 बार अंडरलाइन कर लो। है ये सेम ए वाली बात ही, लेकिन इसमें क्या बात करी गई है? डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग अटेम्प्टेड टू बी डन बाय द डायरेक्शन of a public servant acting in good faith under the color of his office, though that direction may not strictly be justifiable by law। डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, हाँ, तो ये किया गया है बाय द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट ने नहीं किया, उसकी डायरेक्शन के तहत किया गया। आगे आ जाते हैं, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, यानी अभी पॉइंट सी, जहां टाइम काफी था पब्लिक अथॉरिटी के पास एक्सेस रखने का, काफी टाइम था ना, तो ऐसे सिचुएशन में आप आरटीपीडी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि आपने मेरे से मेरे पास सोना था, आपने उठा के छीन लिया, और साथ में इधर चौरस्ते पर पुलिस खड़ी है। मैं पुलिस को बड़े आराम से बुला सकता था, लेकिन मैंने नहीं बुलाया, मैंने उधर ही धुलाई करनी शुरू कर दी। तो आरटीपीडी मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि पुलिस का एक्सेस मैं कर सकता था। एक्सप्लेनेशन 1 पर आ जाओ। अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ आरटीपीडी अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट अनलेस, यानी अब एक्सप्लेनेशन 1 बड़ी अच्छी बात कह रही है कि अगर मेरे को लगता है कि सरकारी कर्मचारी
चाहे वो होगा भी सरकारी कर्मचारी, फिर भी मेरे पास आरटीपीडी है। तब तक है जब तक मुझे ये बात पता नहीं लग जाती, he knows or has a reason to believe that the person doing that act is a public servant। जब तक मुझे ये नहीं पता लग जाता, जब मेरे को पता ही नहीं है, तो मैं आरटीपीडी एक्सरसाइज करूंगी, क्योंकि एरा गैरा कोई भी आगे थोड़ी ना पब्लिक सर्वेंट का काम कर जाएगा। पब्लिक सर्वेंट जब मेरे को पता लग जाएगा कि वो ही पर्सन है, फिर मैं अपना एक्सरसाइज नहीं कर सकता। जब तक नहीं पता लगता तब तक कर सकता हूँ। एक्सप्लेनेशन 2 पर आ जाओ। पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द आरटीपीडी अगेंस्ट एन एक्ट डन अटेम्प्टेड टू बी डन बाय द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। अब वही सेम वाली बात है, लेकिन बाय द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट का मेंशन कर दिया गया है इसमें। ऊपर वाले में बाय पब्लिक सर्वेंट था, इस वाले में बाय द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट है। क्या कहता है देख लेते हैं। अनलेस ही नोज और हैज अ रीजन अंडर दिस दैट एक्शन, अनलेस सो पर्सन स्टेट्स द अथॉरिटी अंडर व्हिच ही एक्ट, और इफ ही हैज अथॉरिटी इन राइटिंग अनलेस ही प्रोड्यूसेस। कहते हैं कि अगर कोई बंदा आ रहा है डायरेक्शन लेके पब्लिक सर्वेंट की, तो भी मेरे पास आरटीपीडी एक्सरसाइज मैं कर सकता हूं अपना। तब तक कर सकता हूं जब तक वो बंदा मुझे ये ना दिखा दे कि उसके पास अथॉरिटी है, अनलेस ही प्रोड्यूसेस सच अथॉरिटी। जब मैंने मांगी उससे अथॉरिटी, उसने मेरे को दिखा दी अथॉरिटी, जब देख ली उसके बाद मैं आरटीपीडी ने एक्सरसाइज कर सकता बेफालतू में उसके खिलाफ। ठीक है, क्योंकि वो अपना काम ही करने आया गुड फेथ में जो भी। सेक्शन 38, when right to private defense of the body extends to causing death। अब कौन सी ऐसी सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें हम बंदे की हत्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई गुनाहगार नहीं माना जाएगा, राइट टू प्राइवेट डिफेंस हमारा अपहेल्ड होगा। कौन सा ये सिचुएशन है? आपने इसको ब्लेटेंटली स्ट्रेट अवे रट लेना है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी में आता ही आता है। क्या याद रट लेना है कि ऐसे सिचुएशन जहां पे मेरे को लग रहा है कि वो बंदा मार देगा मुझे, तो मैं उसको मार सकता हूँ। ऐसी सिचुएशन जहां पे मुझे लगता है कि वो मुझे ग्रीवियस हर्ट कर देगा, तो मैं उसको मार सकता हूँ। ऐसी सिचुएशन वो किसी के साथ रेप कर रहा है, उसको मार सकते हैं। अननेचुरल लस्ट कर रहा है, फुलफिल करना चाहता है, मार सकते हैं। असॉल्ट कर रहा है, मतलब असॉल्ट, हर चीज के साथ असॉल्ट को ऐड करते जाओ। असॉल्ट इस तरीके से किया कि लग रहा है कि असॉल्ट इस तरीके से किया कि उठा के ले जाएगा या किडनैप कर लेगा, मार सकते हैं। असॉल्ट विद एन इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइनिंग अ पर्सन अंडर सर्कमस्टांसेस, इस तरीके से असॉल्ट किया कि नियत ये है कि रॉन्गफुली कन्फाइन करेगा बंदे को। अंडर सर्कमस्टांसेस सिचुएशन ऐसी है विच मे रीजनेबली कॉज हिम टू एप्रीहेंड दैट ही विल बी अनेबल टू हैव रिकोर्स। मतलब इस तरीके से रॉन्गफुली कन्फाइन करेगा कि वो पब्लिक अथॉरिटी के पास जा भी नहीं सकता खुद की रिलीज के लिए, मार सकते हैं उसको। और एसिड अटैक या अटेम्प्ट टू एसिड अटैक, इसमें भी, और बहुत जायजा होना भी चाहिए, मार सकते हैं ऐसे इंसान को मौके पर ही। सेक्शन 39, when such right extends to causing any harm other than death does extend to voluntary causing voluntary causing to the assailant of any harm other than death। ठीक है, वो सर्कमस्टांसेस जब ऑफेंस उससे डील नहीं करता जो ऊपर अभी सेक्शन डिस्कस किया है, उसके अलावा की कोई भी सिचुएशन है, तो हम वी कैन डू एनी हार्म अदर देन दैट। ठीक है, ये गाइडलाइन होगी। आगे आ जाओ, सेक्शन 40, कमेंसमेंट एंड कॉन्टिनेंस ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस। वैसे राइट टू प्राइवेट डिफेंस के ऊपर एक और बात बता दूं कि हम प्रोपोर्शनैलिटी में ही एक्ट करते हैं जो भी करते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसने एक थप्पड़ मारा और हमने उसकी हड्डी तोड़ दी, ऐसा नहीं कर सकते हम। हमने बस आरटीपीडी का इस्तेमाल करना है जस्ट टू टेम दैट पर्सन। ठीक है, ये चीज है। और कमेंसमेंट कब होती है, कॉन्टिन्यूस कब तक चलता रहता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी? राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कमेंसेस एज सून एज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेस फ्रॉम एन अटेम्प्ट और थ्रेट टू कमिट। यानी कि जब बॉडी को खतरा शुरू हो गया किसी अटेम्प्ट से या थ्रेट से, धमकी से, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड धमकी से, टू कमिट द ऑफेंस दो द ऑफेंस मे नॉट हैव बीन कमिटेड। और ये चाहे वो ऑफेंस हो गया हो या ना हो, लेकिन उसकी एप्रीहेंशन तो शुरू हो गई है ना, तो तब से ही राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपका शुरू हो गया। और ये कंटिन्यू तब तक रहेगा एज लॉन्ग एज सच एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी कंटिन्यूस, जब तक खतरा रह रहा है तब तक। ठीक है, एंड दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड।